हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आपके पर लिखा है आप सभी के लिए और वो क्वेश्चन है ये देखिएगा यहाँ लिखा है 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड। अब ये समझिएगा, ये क्वेश्चन है पूरा और इसमें ये पूरे को पढ़ करके आपको बताना है कि इसमें दिए हुए 4 ऑप्शन है वो कौन सा एरर है। ठीक है, यानी इस पूरे सेंटेंस को यदि मैं ऐसे तोड़ दूं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इनमें से देखो ये जो पार्ट है ना वो नीचे दे रखे हैं, तो आपको बताना है कौन से पार्ट में जो है एरर है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर लिखा है 10 किलोमीटर्स, आपने पढ़ करके जो है पहचान लिया होगा। देखिएगा यहाँ पर जो एरर है वो पहले पार्ट में है, क्योंकि देखो 10 किलोमीटर्स आर जो लिखा है ये आर नहीं आना चाहिए, एज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एज। तो यहाँ आर की जगह पर क्या आना चाहिए? एज। इज दैट क्लियर? अब सर ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि किलोमीटर्स ये तो प्लूरल में हो गया, तो प्लूरल हो गया तो आर आना चाहिए। नहीं, ये देखो बताता हूँ। पहली बात याद रखें कि यहाँ पर 10 किलोमीटर्स इज का प्रयोग होगा, क्योंकि देखो सब्जेक्ट ऐसा नाउन है जिससे एक निश्चित डिस्टेंस के बारे में पता चलता है। तो प्लूरल नंबर में होने के बावजूद भी इसका जो सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अंडरस्टैंड ना? देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये किलोमीटर्स है। अब किलोमीटर्स क्या होता है? बहुवचन में। फिर भी इसके साथ एक वचन की वर्ब यानी कि इज मैंने लगा दी है, क्योंकि यहाँ पर 10 किलोमीटर्स का एक मतलब ये हो गया कि ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स, यानी कि जो एक स्थान की माप, एक स्थान के परिमाण को दर्शाती है, एक निश्चित दूरी को बताती है। जहां पर भी एक निश्चित वर्ड दिख जाए समझ लीजिएगा कि वहां पर प्लूरल होने के बावजूद भी सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए मैंने यहां पर एज बोला। आई होप समझ में आ गया होगा। चलेगा, अब मैं आगे बढ़ जाता हूं आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन भी मेरे पास एकदम जो है तैयार है। चलेगा और देखते हैं और किस टाइप का है। यहाँ पर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा है देयर इज नॉट मैनी राइस लेफ्ट इन द हाउस सो वी मस्ट रिप्लेनिश आवर स्टॉक सून। अब ये देखिएगा, यहाँ पढ़ा आपने इसको और पढ़ने के बाद क्या कुछ गलती आपको नज़र आ रही है क्या? जी, मुझे तो बिल्कुल समझ में आ गई, बताता हूँ आपको। देखिएगा यहाँ लिखा है, पहले ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ से आता है लेफ्ट इन दी हाउस, एक पार्ट ए बना दिया। ठीक है, अवर स्टॉक सून, ओवर अवर स्टॉक सून सो वी मस्ट रिप्लेनिश एंड देयर इज नॉट मैनी राइस। ये सबको पढ़ने के बाद कहीं किसी टुकड़े में आपको गलती नज़र आ रही है क्या? और मुझे गलती नज़र आ रही है, और वो है आपके डी वाले पार्ट में। आप कहेंगे सर जी ऐसे क्यों? डी वहाँ तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है। देखिएगा, पहली बात याद रखें, मैनी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? तो फिर एनी आएगा। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर मैनी की जगह पर एनी गुरुजी क्यों आया? हमें नहीं समझ पाएगा, बताता हूँ। देखिएगा, पहली बात ये चीज़ क्लियर हो गया कि मैनी की जगह पर एनी आएगा। अब मैं बताता हूँ, एक रूल होता है कि काउंटेबल नाउन के लिए, कोई भी अगर काउंटेबल नाउन हो तो उसके लिए अगर नेगेटिव बनाना है तो इज नॉट के बाद में एनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आर नोट के बाद एनी का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में एनी का प्रयोग नहीं किया जाता। इज इट क्लियर? यानी सिंगुलर अगर होता ये वाला हिस्सा तो हम एनी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसलिए मैं यहाँ पर मैनी की जगह पर एनी का यूज कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? यानी रूल ये होता है कि काउंटेबल नाउन के लिए नेगेटिव इज नॉट के बाद, इज नॉट के साथ में एनी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ? एनी यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिएगा, तीसरा देखिएगा, तीसरा आपके लिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं, बहुत मेहनत इनमें लगी है। हैविंग जस्ट टेकिंग अ हैवी लंच सी वॉज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट। पढ़ने के बाद ऑप्शन पर नज़र मारिएगा, टेकिंग अ हैवी, टू हैव एनी फ्रूट, सी वॉज नॉट रेडी, हैविंग जस्ट 18। क्या यहाँ पर कुछ गलती नज़र आ रही है क्या? बताता हूँ मैं आपको। ये देखिएगा, ये 18 नहीं है, वो गलत है। ठीक है, हैविंग जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो, इसे पढ़ने के बाद में एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है, और वो ये है कि देखिए टेकिंग अ हैवी लिख रहा है ना, इसकी जगह टेकन अ हैवी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर टेकन अ हैवी आना चाहिए, मतलब TAKEN,
टेकन हैवी आना चाहिए। हैविंग जस्ट टेकन हैवी लंच। सर ऐसा क्यों? वही रूल मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो कितनी क्लोज जो है गलतियाँ हैं, आपने बहुत पढ़ी होंगी और बहुत पढ़ने के साथ में आपको ये भी सब पता होना चाहिए कि कहाँ पर कैसे गलती है। ठीक है, आराम से छांट सकते हैं, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको निकालना भी आना चाहिए गलतियों को। बताता हूँ, वैसे आपको पता होगा हैविंग के बाद में थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ टेकिंग के स्थान पर मैंने परफेक्ट पार्टिकल का यूज किया है, यानी टेकन। परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल से मतलब ये होता है कि एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा जो काम है वो स्टार्ट होगा, इसलिए वहाँ पर परफेक्ट जो है पार्टिकल पार्टिकल जो पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आप ऐसे याद रखें, हैविंग रिटन अ लेटर ही स्लैप्ड अ, ये देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आप बस यही याद रखें, हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, ये चीज़ें। और जस्ट की प्रॉब्लम आप ना लें कि जस्ट है तो क्या है, तो यहाँ पर टेकन इसलिए आ गया हैविंग के बाद। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है कि देयर इज मैनी मोड्स ऑफ ट्रैवल टू गो टू आगरा बट आई प्रेफर रोड ट्रैवल। यहाँ पर पढ़ने के बाद कुछ समझ में आया क्या? टू गो टू आगरा बट एंड प्रीफर रोड ट्रैवल, देयर इज मैनी मोड्स। इसे पढ़ने के बाद मेरे समझ में एक डाउट आ गया और वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा समझिएगा। यहाँ पर जो गलती है ना वो देयर इज़ मैनी मोड्स में है, यानी डी वाले पार्ट में गलती है। और क्यों गलती है? यहाँ पर आना चाहिए देयर आर मैनी मोड्स। यहाँ पर ये जो लिखा है ना, एक सेकंड मेरा पढ़ लेता हूँ कि देयर इज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देयर आर आना चाहिए। अब समझ में आ गया होगा कि मैंने आर क्यों बोला, क्योंकि मोड्स ऑफ ट्रेवल ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, मोड्स ऑफ ट्रैवल है, और देयर के साथ में अभी को पता होगा कि जब भी कभी आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो देयर के साथ में आने वाली वर्ब वो भी प्लूरल होती है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर इज नहीं, यहाँ पर आर आना चाहिए, ठीक है, ये इज नहीं आर आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर जी एक बार दोबारा समझाना। अरे बहुत सिंपल सी बात है भाई, अगर कहीं पर देयर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपको इज या आर में से कुछ लगाना है, तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, यहाँ पर लिखा है अगर ये सिंगुलर तो इज आ जाएगा, अगर यहाँ पर प्लूरल लिखा हुआ है तो आर आ जाएगा, ये वाली बात है। आगे देखिएगा, आगे सी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस इन ऑर्डर दैट सी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। पढ़ो पूरे को, अब ऑप्शन देखो, सी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस इन ऑर्डर दैट। क्या पढ़ने से कुछ नजर आया? कोई मिस्टेक आपको? बताता हूं, मुझे तो आ गया। यहां पर जो गलती है वो है फोर्थ वाले में, यानी कि इन ऑर्डर दैट। यहां पर आप देखो इन ऑर्डर दैट लिखा हुआ है, और यहां पर समझ में आएगा, ये देखो ये वाला पार्ट है इन ऑर्डर दैट, यहां तक ये जो पार्ट है ये गलत है। सर गलत क्यों है? फिर ये सही क्या होगा जरा वो बताइएगा। देखिए बताता हूँ, इन ऑर्डर दैट वाला पार्ट गलत है। क्यों है? क्योंकि देखो आपको याद रखना है, यहाँ पर जो कंजंक्शन है वो इन ऑर्डर दैट, इसका मतलब होता है ताकि, इसकी जगह पर आना चाहिए बिकॉज, यानी कि इस वजह से, के कारण। यहाँ पर बिकॉज यदि आएगा तो ठीक है, क्योंकि उसका जो बहुत जल्दी जो 2 बार प्रमोशन हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी है, इसलिए उसका हुआ है। तो यहाँ पर ताकि नहीं कि भाई उसको 2 प्रमोशन मिले हैं ताकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी, नहीं, उसे 2 प्रमोशन बहुत जल्द मिल गए क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। तो इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है ताकि, तो ताकि नहीं, यहाँ पर बिकॉज आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर कंजंक्शन का एरर है। आगे आपसे पूछा जाएगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ड्यू टू द साइक्लोन एडाइज, vast areas of land have been flooded, roads destroyed and communications disrupting in Zimbabwe and Mozambique। यहाँ पर बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और इसे जब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या गलती। देखो बताता हूँ, यहाँ पर जो गलती है वो है इस सी वाले पार्ट में, यानी कि एंड कम्युनिकेशंस डिस्ट्रप्टिंग मतलब हो गया वही, जैसे अगर मान लो कहीं पर बारिश से बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, लाइट वाइट की लट्ठी टूट गई, तो यहाँ पर जो गलती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, एंड कम्युनिकेशंस डिस्ट्रप्टिंग। अब देखिएगा, डिस्ट्रप्टिंग जो भी कम्युनिकेशंस की लाइट के माध्यम से जो भी चीज़ें चलती हैं वो क्या हो गई हैं, डिस्ट्रप्ट हो गई हैं। यहाँ पर गलती है और वो क्या है आप पहचान लीजिएगा, उसके बाद हम बताते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो लिखा है कि एंड कम्युनिकेशंस डिस्ट्रप्टिंग, इसकी जगह पर आना चाहिए एंड कम्युनिकेशंस डिसरप्टेड, यानी कि आईएनजी नहीं, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आना चाहिए।
ऐसा क्यों बोला? क्योंकि याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव बीन के साथ में यहां पर थर्ड फॉर्म लगा हुआ है और रूल ये होता है, और वाक्य में आने वाले क्लॉज में भी आपको पता होगा वही टेंस चलता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट ही चलता है, इसलिए मैं यहां पर थर्ड फॉर्म ही लगाऊंगा। आप यहां पर देखिएगा, यहां तक तो इसका पूरा सब्जेक्ट है, वर्ब स्टार्ट होती है हैव बीन फ्लडेड, यानी यहां पर एक वर्ब स्टार्ट हो गई। क्या फ्लडेड हो गई? रोड्स, देखो फ्लडेड, रोड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और आगे भी वर्ब कैसा आएगा? कम्युनिकेशन डिस्टरप्टिंग, मतलब एक ही वर्ब आएगा, क्योंकि हैव के साथ में आने वाली वर्ब वो भी यहां पर थर्ड फॉर्म का रूप लेगी, यानी एक जुड़े चाहे 10 जुड़े, इसलिए यहां पर डिसरप्टेड आएगा थर्ड फॉर्म। आगे देखिए, साइक्लोन इडाइज किल्ड एट लीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक ऑल्दो इट टूर अक्रॉस साउथर्न अफ्रीका। तो यहां पर इसको भी पढ़ करके आपको कुछ समझ में आएगा? जी बिल्कुल, मुझे समझ में आ गया। यहां पर जो गलती दे रखी है, ये आपके जो इसका कंजंक्शन दे रखा हुआ है, क्योंकि देखिएगा ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि, इसकी जगह पर एज वेल एज का अगर हम यूज करते हैं तो बहुत बेहतर होगा, के साथ साथ, ठीक है। यानी कि साइक्लोन में 157 तो जो है जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक के मारे गए, इसके साथ साथ में इट टूर्स अक्रॉस साउदर्न अफ्रीका, इसने साउदर्न अफ्रीका, साउदर्न जो भी इलाका है अफ्रीका का साउथ साइड का, उसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभावित किया है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ उसके साथ साथ, तो एज वेल एज यहाँ पर ठीक रहेगा, यद्यपि तो ऐसा नहीं, यहाँ पर एज वेल एज यदि आप लगाते हैं तो वो ठीक रहेगा, ठीक है, चलेगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद हम इसे खत्म कर देंगे, ये भी खत्म हो जाते हैं। वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस दैट द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी कि इसमें गलती क्या है, थोड़ा पढ़ेंगे आप ध्यान से तभी समझ में आएगा। वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स, वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स, यानी बहुत सारे ऑर्डर्स को हमें डिक्लाइन करना पड़ा, इन केस दैट द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, यानी लेबर स्ट्राइक की वजह से प्रोडक्शन को रोकना पड़ा था, ये बात कही गई है। यानी वी हैड टू डिक्लाइन इन केस दैट ड्यू टू लेबर स्ट्राइक द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप। क्या गलती है ये तो समझ में, देखो इन केस दैट यहाँ पर जो दिख रहा है वो मुझे गलत लग रहा है, इन केस दैट नहीं आना चाहिए, इन केस दैट नहीं आना चाहिए। बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा आपको पता होना चाहिएगा। यहाँ पर जो दैट है ना, वो एक इसका कोई यूज नहीं है। इन केस एक अपने आप पे एक कंजंक्शन होता है, यानी इन केस जो होता है इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स वी शुड डू इन ऑर्डर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन केस ठीक है, यहाँ पर दैट का जरूरत नहीं है, तो दैट जो वो इन केस ठीक है, दैट जरूरत नहीं है इसका, तो दैट नहीं लगाना चाहिए, इन केस जो है वो ठीक है। मेहनत, इफ सो मैनी कैचेस हैड नॉट बीइंग ड्रॉप्ड वी वुड हैव वन द मैच। यहाँ पर पढ़ने के बाद क्या आपको कोई सवाल आपके मन में आया कि यहाँ पर क्या गलती हो सकती है? देखिए सर, मुझे तो समझ में आ गया कि हैड नॉट बीइंग ड्रॉप्ड जो है वो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। हैड नॉट बीइंग ड्रॉप्ड जो लिखा है वो गलत लिखा है, और क्यों लिखा है वो आप देखिएगा, आप याद रखिएगा, क्योंकि देखो बात ऐसी है कि ये जो क्लॉज है ना वो इफ से स्टार्ट हो रहा ना, जबकि अभी इफ क्लॉज अगर आप पैसिव वॉइस का अगर आपको मीनिंग समझ में आ रहा हो तो याद रखिएगा ये जो कंडीशनल टाइप थर्ड रूप में ये सेंटेंस बना हुआ है, और कंडीशनल का जो थर्ड टाइप होता है वो एक शर्त वाला होता है। इफ़ क्लॉज, क्या आपको पता है इफ़ यदि लगा रहेगा शुरुआत में तो ये किसी कंडीशन को बताता है, किसी शर्त को बताता है, ठीक है, और बाकी जो मेन क्लॉज होता है वो शर्त के पूर्ण होने या फिर न होने को बताता है कि शर्त पूरी हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पर हैड नॉट ड्रॉप्ड यहाँ पर अगर दे रखा है तो मेन क्लोज में क्या होगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये आपने खूब पढ़ रखा होगा। तो देखो वुड हैव थर्ड फॉर्म तो यहाँ पर दे रखा है, लेकिन अब बात ऐसी आती है हैड नॉट थर्ड फॉर्म आता है ना कि बीइंग। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ये अब मैं कह सकता हूँ, तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके जो पार्ट में गलती है वो बी वाले पार्ट में एरर होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, जो हैड नॉट थर्ड फॉर्म आएगा ना कि बीइंग आएगा। आगे देखिएगा, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। यहाँ पर पढ़ने के बाद और ये खत्म हो जाएंगे, उसके बाद काफ़ी और भी क्वेश्चंस है वो मैं आपको कल करवा दूंगा। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस, यहाँ पर आपको एक चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा गलत नज़र आएगा और वो यहाँ पर है कि हैव गिवन जो है वो नहीं आना चाहिए। आपको हमेशा बताया कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ में ये जो नाउन चलता है ये हमेशा प्लूरल चलता है, लेकिन जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है, इसलिए मैं यहाँ पर हैज जो है वर्ब लगा दूंगा। याद आ गया, यानी स्टार्टिंग में कभी भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आ जाए, इसके साथ में जो नाउन चलता है वो प्लूरल चलता है, लेकिन इसके साथ में जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है।
तो यहाँ पर इसलिए जो हैव गिवन वाला पार्ट है वो गलत हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 क्वेश्चंस जो मैंने टाइप किए 10 में से आपके 10 आए होंगे। जो भी स्कोर रहा होगा वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं कल करवा दूंगा। मेहनत करते रहिएगा और ये मेहनत जो बहुत ज़रूरी है आपके पेपर के लिए। और प्लेलिस्ट में बहुत ज़्यादा वीडियोज़ है, यदि आपको लगता है कि भाई थोड़ी सी अगर मैं मेहनत कर लूँगा तो बहुत आगे चला जाऊँगा, तो मेरे दोस्त मेहनत क्यों नहीं करते आप? प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेट लगाइएगा, तभी तो आप थोड़ा अपनी आँख को निखार पाएंगे। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।